हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपको जो है साइंस से यानी कि साइंस के फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ऑल चैप्टर्स से कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए। इस वीडियो में हम आप लोग को ये जो सारे प्रश्न आपकी जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न हमारा, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो जो दंत विशेषज्ञ होता है यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं, वे जो है कौन से दर्पण का यूज पूछा जा रहा है कि मरीजों के जो दांत होता है इसका बड़ा बड़ा देखने के लिए करते हैं। तो वे जो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। इसके अलावा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है आपको गाड़ियों के हेडलाइट में, यानी कि जैसे गाड़ियों के हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। इसके अलावा आपको जो टॉर्च होता है, टेबल लैंप हो गया, इन सभी में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अगर आप अपसारी लेंस की बात करें तो अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है। तो 2 का हमारा ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा, क्योंकि किरणों को क्या करता है, फैला देता है। और यहाँ पर हमारा जो उत्तल लेंस है इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुतली के साइज को जो परितारिका नियंत्रित करती है या फिर करता है। तो 3 का हमारा ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। ये पश्माबी, नित लेंस, परितारिका, रेटिना, दृष्टिपटल, सारा कुछ हमने जो है मानव नेत्र का स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोग के चैनल पर प्रोवाइड कराया है। तो जाकर के आप ज़रूर उसे देखिए और समझिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो चलिए इसको देखते हैं। दृष्टि दोष का भी आपको जो चैनल पर वीडियो डाला गया है। तो सबसे पहले अभी आपको ये ऑब्जेक्टिव करना है, उसके बाद अगर आपको ये सब नहीं जानते हैं तो जाकर चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों से बनता है द्विफोक्सी लेंस। तो इसका यूज कौन सा मतलब कि दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस का यूज जो है किया जाता है आपको जरा दूरदृष्टिता में, जिसमें क्या होता है कि रोगी का निकट का बिंदु और दूर का बिंदु दोनों ही प्रभावित हो जाता है। यानी कि निकट का ना साफ साफ दिखता है ना दूर का, इसलिए दोनों लेंस का यूज किया जाता है। और द्विफोक्सी लेंस या फिर इसे बाइफोकल लेंस भी कहा जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, बिंब को वस्तु भी कहते हैं, तो प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। किसकी दूरी को हमें मापना चाहिए ऐसी स्थिति में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रयोगकर्ता को मापना चाहिए क्या, तो दर्पण, जो दर्पण लगा है मिरर और पर्दा है उसके बीच की दूरी, और साथ ही दर्पण और जो वस्तु है, यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसके बीच की दूरी को। तो 5 का ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 5 का जो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि शब्दकोश के छोटो अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना आप पसंद करेंगे? तो शब्दकोश यानी कि बताया जा रहा है कि जो डिक्शनरी होता है इसमें छोटे छोटे जैसे लेटर लिखे रहते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए किस लेंस का जो है उपयोग करना सही रहेगा? यानी कि चूँकि हमें छोटे अक्षर को पढ़ रहे हैं तो छोटा अक्षर को बड़ा जो करे उसी का हमें यूज करना चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 का, कि हम जो है यूज करेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ओके, अवतल लेंस यहाँ पर यूज किया जा रहा है क्योंकि अवतल लेंस हमारा क्या करता है, फैला देता है किरणों को, कुछ को भी यहाँ पर अपसारी लेंस इसको कहा जाता है। तो लेटर को भी क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा, और 50 सेंटीमीटर का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो 6 का ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? यानी कि विभवांतर के एसआई मात्रक पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो जब लघु पतन होता है, फिर इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं, तो धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओके, तभी तो काफ़ी जो है मात्रा में यहाँ पर जो है मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है, धारा की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, इसे हम लोग अल्फा कण कह रहे हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा आपका ऊपर मुखी हो जाएगी, तो 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में आधा परिभ्रमण होता है, उसके बाद जो परिवर्तन होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि किसी भी विद्युत धारावाही जो सीधी लंबी परिनालिका होती है, इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जो सभी बिंदुओं पर समान होता है, सेम होता है। ओके, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है, अच्छा होता है। तो बात करें सौर कुकर की, तो इसके लिए जो है आपका अवतल दर्पण जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। ये जो कि अवतल दर्पण के अभी हमने उपयोग बात कर रहे थे, तो इसका ये भी उपयोग है कि सौर कुकर में जो इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि खाना जो है जल्दी पक जाता है। तो 12 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था किसको। यानी कि जो चिपको आंदोलन किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, तो इसका मुख्य उद्देश्य किसे संरक्षित करना था, किसे बचाना था। तो बचाना था वृक्षों को, यानी कि पेड़ों को। तो 13 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो बात करें किसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है, आपको बता दें सबसे पहले से यहाँ पर समझा कर बता देते हैं आपको कि दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चूना का यूज करते हैं। तो चूना ऐसे तो सूखा हुआ चूना ही तो नहीं ना लगा देते हैं, नहीं, सूखा हुआ चूना नहीं, यहाँ पर हम बुझा हुआ चूना का यूज करते हैं। यानी कि चूना में हम लोग क्या करते हैं, जल मिला देते हैं, जल मिक्स करते हैं और फिर दीवारों को जो है सफ़ेदी करते हैं, वाइट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार से एक इक्वेशन बनता है। चूना जो आपका होता है, चूना जो होता है उसका आपका सूत्र हो जाता है, फिर बिना बुझा हुआ चूना इसको हम लोग कहते हैं CaO हो जाता है। ओके, CaO में हम प्लस कर रहे हैं जल, यानी कि H2O, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाता है CaOH हॉल 2। ओके, और प्लस में हमारा जो है ऊष्मा उत्सर्जित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन देख सकते हैं CaOH हॉल 2 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह प्रक्रिया आपका ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, जिसमें कि ऊष्मा उत्पन्न होता है। ओके, अब नेक्स्ट है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गोज टू फॉर्म BaSO4 प्लस 2 NaCl, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को जो सबसे पहले अच्छी तरह से देख लेना है, उसके बाद आप जो है अगर ऊपर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है देख सकते हैं Na2SO4 जो है इसमें से यहाँ पर जो BaCl2 है, तो Na कहाँ चल जा रहा है, Cl के पास चल जा रहा है, SO4 से अलग होकर यहाँ पर देख सकते हैं NaCl बन गया, और BaCl2 में से Ba क्या हुआ, Cl से अलग होकर SO4 के पास आ गया। यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, लेकिन केवल सिंपल विस्थापन नहीं, यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि दोनों के अणु यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं दोनों यौगिक में। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो अभी हमने जो है आपको बताया कि बुझा हुआ चूना क्या होता है और बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaO में हम प्लस कर देते हैं H2
ओ, तो क्या बनता है CaOH होल 2। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर इसका और 16 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है, यानी कि Na2CO3 का जो हमारा अगर जलीय विलयन का pH मान के बात करें तो वो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का जो 7 से अधिक हो जाएगा Na2CO3 के जलीय विलयन का pH। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर जो बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, यानी कि अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो यह किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट का जो आपको सूत्र की बात करें तो वह हो जाता है Al2O3 × 2H2O। इसमें क्या आ रहा है, एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट जो आपका एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, तो 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो लोहा और इस्पात को जो है जंग से बचाने के लिए उस पर जो है आपका जिंक का, जिसको कि हम लोग जस्ता कहते हैं, Zn से सूचित किया जाता है, इसका जो है पतली परत चढ़ाया जाता है। तो 19 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो है जो परत चढ़ाने की कभी कभी पूछ लेता है कि जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहा इस्पात पर, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं, या फिर जो है इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन भी दे देता है, हिंदी में लिख के गैल्वेनाइजेशन हो गया, गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, या फिर जो है गैल्वेनाइजेशन या फिर वल्नीकरण भी इसको कहा जाता है। ओके, तो इतने नाम है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो किसको हम गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर जो आपका जिप्सम होता है ना, जिप्सम को जब आप गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र हो जाता है CaSO4 × ½ H2O, इसका जो है मतलब कि प्राप्त होता है, इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी जो है 20 का सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को जो वीडियो पूरा समझ आया होगा। थोड़ा लॉन्ग जरूर हो गया है वीडियो, लेकिन ये काफ़ी जो महत्वपूर्ण सेशन रहा आपका, क्योंकि हमने इसमें आपको क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से समझाया भी और एक्स्ट्रा में भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी बताया है। तो चलिए एंड करते हैं यहाँ पर वीडियो को। 20 क्वेश्चन हमने आपको जो इस वीडियो में कराए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूर जो आपके एग्ज़ाम में इससे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं और हम आपको ये PYQ ही करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।